हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशस्वी। मैं आप लोग के साथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 डील कर रहा हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक डील किया हूँ। तो जल्दी से जाके आप 1 से 4 तक आप देख ले, उसको समझ ले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको पूछें। सेक्शन 5 को मैं डील कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस सेशन में और ऑनवर्ड्स। सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। इसके टाइटल से हम लोग समझना चाहेंगे कि ये क्या कह रहा है। इसमें कोर्ट के पास पावर है कि जिस ऑफेंडर को वो रिलीज़ करेगा उससे क्या करेगा, कंपनसेशन और कॉस्ट की भरपाई करवाएगा। यानी मान लीजिए ये दो पार्टी है कोर्ट में, ठीक है। एक है आपका ऑफेंडर, एक है आपका विक्टिम। दोस्तों, विक्टिम कहाँ पे डिफाइंड है ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। विक्टिम, वेयर इज़ विक्टिम डिफाइंड अंडर CRPC, ठीक है। CRPC में कहाँ डिफाइंड है ये हमको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आपको ये रहा, ये है ऑफेंडर और ये है विक्टिम, ठीक है। अब ऑफेंडर को अगर कोर्ट रिलीज़ करता है, प्रोविशन पे छोड़ देता है, तो विक्टिम तो कहेगा कि भैया मुझे तो कोई इंसाफ नहीं मिला, तो मेरे लिए क्या। तो इसको क्या करेगी कोर्ट, कहेगी कि से भैया ऑफेंडर तुम इसको जो है पैसा दो और इसके बदले में इसको क्या करेगी, मनी देगी या कॉस्ट उसका देगा, ठीक है। तो इस प्रोविज़न को हम लोग पूरे अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है, द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 मे इट इफ थिंक फिट मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग टू हिम पे। फर्स्ट क्या कह रहा है, क्लॉज ए को देखते हैं हम लोग। सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉज टू एनी पर्सन बाई कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। अब इसको समझेंगे। कोर्ट को अगर जैसा रीजनेबल लगेगा, क्या लगेगा, रीजनेबल, ठीक है, कि लॉस और इंजरी से जितना बन पड़ता है, ठीक है, उस ऑफेंस के करने से उस ऑफेंडर के, ये ऑफेंडर जो लॉस और इंजरी इस विक्टिम को दिया है, ठीक है, उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी कितना उसका लॉस हुआ है, किस हिसाब से ये पैसा देगा, ठीक है। अगर चेन स्नैच किया है तो चेन, अगर ये चैन यहाँ पे स्नैच हुआ, आधा चैन तो टूट के सड़क पे गिर गया, आधा चैन पता नहीं कहाँ गया, आधे चैन को जो है ये अपने पास लाया, तो कितना अमाउंट ये फिक्स होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। ओके, क्लॉज बी पे आते हैं हम लोग। क्लॉज बी कहता है एनी कॉस्ट, ओके, सच कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल, जो कोर्ट को रीजनेबल लगेगा वो कॉस्ट कर सकती हैं। क्लॉज 2 कहता है द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी रिकवर्ड एज फाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 386 387 ऑफ द CRPC। ओके दोस्तों, तो इसमें ये जो कोड है, आप हम लोग डिफिनीशन क्लॉज में पढ़े थे, कोड कहाँ का कोड होगा, तो CRPC में जो CRPC है वही इसका कोड है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, तो ये CRPC, तो इस एक्ट में कौन सा एक्ट CRPC है, 1898 वाला, ठीक है। तो अब कौन सा CRPC है हम लोग के पास, 1973 वाला। तो 1973 में सेक्शन 386 और 387 तो नहीं है, बदल चुका है। तो कौन सा आ गया है, अब ये आ गया है आपको 357 और 357A। इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। जिन जिन लोग बेयर एक्ट के साथ बैठे हुए हैं वो लोग अपने बेयर एक्ट में इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 386 और 387 को आप लोग जो है चेंज कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो कोर्ट क्या करेगी, फाइन के रूप में उससे जो है ना वो करवाएगी,
फाइन के रूप में उसे भरवाएगी। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट, सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मैटर फॉर विच द ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड शैल टेक इनटू अकाउंट एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड और कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 अवॉर्डिंग डैमेज। ठीक है, कोर्ट जब भी इस मैटर को, इस सूट को जो है ट्राई करते रहेगा, जब ये ट्रायल में रहेगा, ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एनी अमाउंट पेड और रिकवर्ड एज कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 अवॉर्डिंग डैमेज। तो ये ऑफेंडर से कहेगा कि आप जो है क्या करें, उसके डैमेजेस को पूरा करें। ठीक है, उसके बदले कंपनसेशन दिलवाएगी। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 5। तो कंपनसेशन कहाँ पे, ये एडिशनल ऑर्डर है। ठीक है, यानी रिकवरी ऑफ कंपनसेशन एज ए फाइन क्रिमिनल मैटर में। ठीक है, फाइन कहाँ पे दिया जाता है? फाइन आपको क्रिमिनल मैटर में, और कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन सिविल मैटर में। ठीक है, अब एक ऐसा सूट है जिसमें कंपनसेशन और फाइन का दोनों का बात है, यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों इन्वॉल्व है। अब ऐसे जगह पे क्या होगा, वैसे मैटर में क्या करेगी, दोनों को जोड़ने के बाद जो हाईएस्ट डैमेजेज और पैसे निकल रहा है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो होगा उसमें डिसाइड करेगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, चेन स्नैच हुआ यहाँ पे, ठीक है, और इसमें सिविल मैटर भी हुआ, अब उसके घर में तोड़फोड़ भी हुआ। ठीक है, तो दोनों को मिला के इसका सिविल वाले में इसका 10,000 का नुकसान हो रहा है और क्रिमिनल वाले में इसका 5,000 का नुकसान हुआ है विक्टिम का। ठीक है, तो क्या 10 और 5 15,000 कोर्ट देगा, ये ऑफेंडर को देना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से जो मैक्सिमम होगा, यानी 10,000 मैक्सिमम है तो 10,000 ही देना होगा। ठीक है, 10,000 उस ऑफेंडर को देना होगा। ओके, ये रहा सेक्शन 5। अब हम लोग सेक्शन 6 को देखते हैं। सेक्शन 6 कहता है, सेक्शन 6 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, वैसे ऑफेंडर जिनका एज, ठीक है, 21 ईयर से कम है, उनका इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, इसी लाइन से समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि क्या कर रहा है। व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स एज, ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, 21 ईयर्स से कम है, इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग committed offence punishable with imprisonment but not with the imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offence and the character of the offenders, it would be desirable to deal with him under section 3 or 4. If the court passes any sentence imprisonment of offender, it shall record its reason for doing so. ठीक है, पहली बात तो कि अगर वो लाइफ इम्प्रिजमेंट से अगर कम का वो ऐसा कोई ऑफेंस करता है जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट का सज़ा नहीं, उससे कम है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, अगर 21 साल, पहला इंग्रेडिएंट इसमें लिख लीजिए, एक तो 21 से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है, दूसरा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर तीसरा इसमें है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है, ठीक है,
तो वो आपको रीजन जो है कोर्ट शैल रिकॉर्ड, ये डिस्क्रिप्शन है, शैल यूज वर्ड जो है, ठीक है, शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन। दोस्तों आप लोग शैल एंड मे, ठीक है, एंड मे में क्या डिफरेंस है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन, रिकॉर्ड करेगा रीजन और उसको क्या करेगी, इम्प्रिजमेंट से क्विट कर देगी, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा प्रोबेशन पे, ठीक है। ओके, सब सेक्शन 2 इसका देखते हैं हम लोग। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ द satisfying itself whether it would be desirable to deal under section 3 or 4 with the offender referred to subsection 1, the court shall call for the record for the probation officer and consider the reports and the other information available relating to the character and physical and mental condition of the offender। मैं आप लोग को बता दिया था कि प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में सेक्शन 13 में कहाँ हम लोग डील किए थे, सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे यूज आया, डिफिनीशन में ही हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है दोस्तों। प्रोबेशन ऑफिसर से वो क्या करेगी कोर्ट, कि उसके नेचर के बारे में, ठीक है, बच्चे का नेचर जिसको छोड़ा गया है, उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, उसका फिजिकल कंडीशन, ठीक है, मेंटल कंडीशन, सब के बारे में कोर्ट क्या करेगा, ये प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को बताएगा, रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर लगता है तो वो भी प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को बताएगा, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, सेटिस्फाई होगा इन सारे मैटर पे, तब जाके अगर उसको डिजायरेबल लगता है तो सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये रहा आपका कमेंट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 7, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। कौन कौन से रिपोर्ट जो है ना वो प्रोबेशन ऑफिसर के क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियल होंगे, और क्यों कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।